जब रेजिस्टेंस किसी भी वायर के अंदर प्रोड्यूस होता है तो उस वायर के अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो वायर जो है वो होली सोली ऐसे मुकाम पे आ जाती है, ऐसे पॉइंट पे आ जाती है जहाँ पे वो फ्यूज हो सकती है। इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो कहीं पे हमें फायदा भी देता है और कहीं पे हमें नुकसान भी दे रहा होता है। तो मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन बता दूं कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी करंट के अंदर, किसी भी सॉरी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस का फ्लो होता है उसको रोकता है, उसके अपोजिटली मूव कर रहा होता है, उसकी अपोजिशन कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दो चीजों पे बेटे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे, यानी कि किसी भी वायर की लेंथ कितनी है, और थिकनेस ऑफ वायर पे। लेंथ ऑफ वायर के मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी ज्यादा कोई लंबी वायर होगी, और थिकनेस की देखें आपके सामने, आपको स्क्रीन पे दो पाइप नजर आ रहे हैं। एक जो है उसकी थिकनेस कम है, यानी वो बिल्कुल बारीक सा है, और एक बहुत मोटा सा पाइप है। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं या अपने आप घरों में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो पाइप जितना ज्यादा थिक होगा उसके अंदर जो पानी का प्रेशर है वो उतना कम होगा। ओके। और जितना कोई पाइप जो है वो बारीक होगा या थिन होगा उतना उसके अंदर प्रेशर ज्यादा आएगा। अगर आप इसकी एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट होगा कि आप जो है कोई थिक पाइप लगा के, जैसे लेट सपोज हमारे घरों में आम वाटर पाइप होते हैं जिससे हम पानी वगैरह जो है वो टंकियों में ट्रांसफर करते हैं, आप उसके आगे जो है उसी पाइप के आगे आप कोई ऐसी एक नोजल लगा लो, मिलती है नोजल जो सर्विस जो लोग करते हैं बाइक्स वगैरह गाड़ियां वगैरह की, उन उन वो जो पाइप यूज करते हैं उनके आगे एक नोजल लगी हुई होती है जो उस पाइप की थिकनेस को फिर आगे से जाके कम कर देती है। कम करने का मतलब ये नहीं कि परमानेंट कम कर देती है। जैसे यहाँ पे ये जो पाइप है, मैं यहाँ पे ये अपने जो है वो कर्सर से आपको बता रहा हूँ, ये इसका जो है वो एक एक एंड है वायर पाइप का। यहाँ पे जब हम वो नोजल लगाएंगे तो अगर ये पाइप इतना थिक है इस वक्त, तो वो नोजल बिल्कुल आगे से और ज्यादा टाइनी हो जाएगी, और जो पानी का प्रेशर यहाँ पे आ रहा होगा अब वो ज्यादा होके वहां से निकलेगा। इसकी मिसाल ये है कि जब आप पौधों को पानी दे रहे होते हो गार्डन में, जब आप वाटरिंग कर रहे होते हो, तो आप यूजुअली अगर कोई पौधा दूर है और आप वहां तक नहीं जा सकते तो आप क्या करते हो, पाइप के आगे अंगूठा या कोई फिंगर रख के उसका प्रेशर बढ़ाते हो ताकि वो पानी वहां तक पहुंच जाए। तो वो आप जो अंगूठा रखते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर। कि आप उस वाटर के फ्लो को रेजिस्टेंस उसके आगे क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा डेवलप हो रहा है और वो पानी जो है वो अब पहले से ज्यादा प्रेशर में जा रहा है। सेम इसी तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो चार्जेस का फ्लो है, जब कोई वायर बहुत ज्यादा थिक हो तो उसके अंदर कम होता है। कम होने की रीजन ये है कि उस वो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज्यादा होता है, और वहां पे उनको रेजिस्टेंस ज्यादा फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर रुकावट आ रही होती है। ठीक है, उनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उनके अंदर रैंडम मोशन वाले चार्जेस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से उनका टकराव ज्यादा, कोलिजन ज्यादा हो रहा होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी इन्होंने जो एग्जाम्पल दी है वो पाइप की ही दी हुई है। रिकॉल द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, अ लॉन्ग पाइप रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मोर देन अ शॉर्ट पाइप। बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो तो आप कोई दो पाइप जो है, एक मीटर का रख लो, दूसरा जो है 5 से 6 मीटर का आप लगा लो। कोई भी हमारे घरों में पीसीज होते हैं, तो आप किसी भी नल के साथ जब वो पाइप लगाओगे तो आप देखोगे कि पानी वहां से ज्यादा प्रेशर से आ रहा होगा। अगर आप कोई लॉन्ग लेंथ वाला पाइप लगाओगे तो वहां पे पानी क्या हो रहा होगा, कम प्रेशर से आ रहा होगा। तो दैट इज अनदर रीजन बिहाइंड दैट रेजिस्टेंस, कि वो जो रेजिस्टेंस होगा उस लॉन्ग वाले पाइप में ज्यादा होगा और शॉर्ट वाले में कम होगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रेशर से पानी दे रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो कोई दूसरी मेंशन की चीज है, लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर्स। इसी तरह से आप इसी वाटर के फ्लो को ही चार्जेस के फ्लो के साथ कंपेयर कर दें तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे ज्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। दूसरी चीज ये है कि जो रेजिस्टेंस है इसको हम मेजर किस में करते हैं। मेजर का मतलब है कि हम मापते किस में, कि कितना है, कितने किलो है, कितने जो है वो मीटर है। ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका यूनिट जो है वो होता है ओहम। ओके।
जैसे हम कहते हैं 10 ओहम, 20 ओहम, 1000 ओहम, 5000 ओहम, 50 ओहम। तो जो ओहम है दैट इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, लेकिन उसने अपने नाम से इसका यूनिट बना दिया हुआ है। रेजिस्टेंस को आप मालूम करते हो ओहम के अंदर, और इसका सिंबल जो है वो मे बी यहाँ पे कहीं आगे गिवन हो, मैं आप वहाँ पे देख के आपको बताऊंगा। एक हेडफोन की तरह आप समझ लो कि उसका एक सिंबल होता है, जिससे आप डिनोट करते हो। आप ओहम पूरा नहीं लिखना चाहते, आप खाली वो सिंबल बना दें तो आप समझ लेंगे कि वो ओहम का जो है वो यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एक्सटेंड योर थिंकिंग का। हाउ इज प्रेशर ऑफ वाटर क्रिएटेड इन सर्विस स्टेशन? सर्विस स्टेशन जो है उसी की मैं बात अभी अभी कर चुका हूँ कि उसमें जो प्रेशर बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। अब देखें, यहाँ पे इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब ये हो सकता है कि वहाँ पे वाटर पंप इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम पंप इस्तेमाल करते हैं वाटर के लिए, वाटर पंप इस्तेमाल करते हैं, उससे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और पानी ज़्यादा दूर तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा दूर तक हम पहुँचा सकते हैं पानी को। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस का, तो इसका जो जवाब होगा वो भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि वो जो सर्विस स्टेशंस के अंदर जब वो जो भी पाइप यूज़ करते हैं, उस पाइप के आगे वो कोई नोजल यूज़ करते हैं, कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं, प्लास्टिक की होती है, मोस्टली मटेरियल होता है, जिससे उस पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पानी के, उस वाटर के फ्लो के अंदर क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से उसका फ्लो क्या हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर वाला हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्विस स्टेशंस के अंदर जो पाइप यूज़ होते हैं जनरली, या वहाँ पे जो प्रेशर बनाया जाता है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करके बनाया जाता है, क्योंकि ये जो आंसर है ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको जो है वो इसका जवाब इस तरह से दे रहे हैं। आप इसकी एग्जांपल एक और भी ले सकते हो, आपने पार्क्स वगैरह विजिट की हुई होंगी, उसमें आप देखते हो कि पार्क्स के अंदर जो है वो जगह जगह पे जहाँ पे गार्डन एरियाज होते हैं, जहाँ पे ग्रासी एरिया होते हैं, वहाँ पे उन्होंने उसी ग्रास के अंदर पाइप लगाया हुआ होता है। समटाइम तो पाइप्स के अंदर होल किए हुए होते हैं, और समटाइम उन्होंने उसके अंदर एक ऐसा एक जो है ना वो शॉवर टाइप लगाया हुआ होता है, जिससे पानी प्रेशर से ऊपर की तरफ निकलता है, खूबसूरत लगता है। तो वहां पे क्या है, वहां पे कोई मोटर नहीं लगी हुई, जस्ट वो पानी आ रहा है, ठीक है। मे बी कहीं पे कहीं दूर मोटर लगी हुई हो जो पानी वहां पे फ्लो पहुंचा रही हो, लेकिन उस शॉवर को प्रेशर बनाने के लिए कोई मोटर नहीं लगाई, जस्ट उन्होंने क्या लगाया, आगे कोई ऐसी चीज लगा दी है, कोई ऐसा जो है वो टाइनी होल्स वाली कोई चीज शॉवर टाइप लगा दी है। अगर शॉवर की आप बात करें तो हम जो वॉशरूम्स में जो शॉवर यूज करते हैं, आप वहां पे भी देखें, जब आप नल खोलते हैं तो पानी उस तरह से नहीं आता प्रेशर में, लेकिन जब आप कोई शॉवर खोलते हैं तो वहां से प्रेशर से पानी आता है। तो सेम वही एग्जाम्पल है सर्विस स्टेशन वाली, कि सर्विस स्टेशन में जो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो असल में उस पानी के आगे हिंड्रेंस इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, उस पानी के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। आप कोई चीज इस्तेमाल ना करें, आप अपना हाथ रख लें, हाथ रख के हल्का सा कहीं से पानी को अलाउ करें, आप देखो कितनी प्रेशर से पानी निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी पानी के फ्लो के अंदर कोई रुकावट आएगी तो वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद है जी रिलेशन, इन दोनों का, वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है। ये रिलेशन जो देता है एक लॉ है, ओहम्स लॉ। ओहम जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका जो लॉ है वो जो है वो इसका रिलेशन देता है। रिलेशन का मतलब है कि ये इनका एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, करंट का, रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो लॉ जो है उसका स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ। वोल्टेज इज डायरेक्टली proportional to the current and resistance. That is the statement of that Ohm's law. जो ओहम लॉ है जिसकी मैंने अभी बात की थी, उसका जो स्टेटमेंट है, यानी ये समझ लें कि ओहम्स लॉ क्या कहता है।
ओहम लॉ जो है वो ये कहता है, इसका मतलब ये है, कहता है कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे एक चीज बढ़ेगी वैसे दूसरी चीज बढ़ेगी, यानी जो वोल्टेज का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो वोल्टेज है उसका जो रिलेशन है करंट के साथ, जिसको हम आई से शो करते हैं, ओके, कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कहता है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, ओके। एंड रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हम शो कर देते हैं आर से, ओके। ये जो है, ये इसकी जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म है इस लॉ की, और ये जो है ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, क्योंकि आप V से जो है वो डिनोट करते हो वोल्टेज को, और R से आप शो करते हो रेजिस्टेंस को, और करंट को जो आप शो करते हो वो I से करते हो। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप ये लिखना चाहो कहीं पे तो ये भी ठीक है, अगर आप ये लिखना चाहो ये भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आपका लेसन है, जो आपकी बुक है, उसमें इसने लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर करंट, यानी मैंने तो ये इक्वेशन शायद उल्टी लिख दी है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में उसने जब रिलेशन बताया है तो उसने क्या किया है, जिस चीज को वो बताना चाह रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस को बताना चाह रहा है तो वो उसने इसको इधर रहने दिया है और बाकी सारी चीजें एक साइड पे कर दी हैं। आप मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर आप ऐसी जो है वो चेंजिंग्स कर सकते हैं, और ये मैथ्स के रूल के मुताबिक है। कैसे? अगर मैं इसी इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिखना चाहूँ जिसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आर यहाँ का यहीं रहे, आई जो है वो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये वहां जाके वी को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा वी ओवर आई। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर करंट। तो यहाँ पे भी देखें वोल्टेज ओवर करंट है, और यहाँ पे भी देखें वोल्टेज ओवर करंट, यानी जो इक्वेशन बुक में बनी हुई है वो सेम वैसे की वैसे यहाँ पे भी बन के सामने आ गई है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा या वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा। अब आप जरा देखें ना ये इक्वेशन कैसी बन गई है, यहाँ पे देखें दोनों मल्टीप्लाई में थे। ये जरा टॉपिक जो है वो, अब मैं आपके लेसन से बाहर चला गया हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ लें इस चीज को, ये हायर क्लासेस में जाके आपको फिर तंग ना करे कि बेटे जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हूँ आपस में, यहाँ पे अगर मैं इसी इक्वेशन के आगे आपको समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह से करके समझाता हूँ कि ये आई और आर जो है, ये दोनों, इनका जो रिलेशन है आपस में वो किस चीज का है? मल्टीप्लाई का है। जब बीच में कोई चीज नहीं होती तो वो क्या हो रहे होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको इस ब्रैकेट के अंदर कि टू है, ठीक है, और दूसरा जो है वो थ्री है, लेट सपोज, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सेम इसी तरह से आई और आर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है, अब मुझे आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं आई को यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा, इसको मैं वहां से इस तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि हमें जो चीज मालूम करनी होती है वो एक साइड कर लेते हैं, और जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं जो, वो हम सारी एक साइड कर देते हैं। तो मतलब जो चीजें हमें हमारे डाटा में मौजूद होती हैं वो एक साइड पे कर देते हैं, जो रिक्वायर्ड होती है वो एक साइड पे। तो ये आर जो है ये मैंने यहाँ पे इसको यहीं पे रहने दिया, और आई को मैंने यहाँ से उठा के इस वी के साथ लगा दिया, और यहाँ से जब इसको मैं वी के साथ लगाऊंगा तो मैं मैथ्स का रूल फॉलो करूंगा कि यहाँ पे ये आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ से जब ये उस तरफ गया इक्वल टू से उस तरफ गया तो ये उलट हो गया जाके। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा बेटा तो डिवाइड होगा, डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो रहा होगा तो माइनस होगा, माइनस हो रहा होगा तो प्लस होगा, ओके। ये इसका रूल है, यानी वो सारे के सारी जो साइंस है वो क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब जो रूल है वो बड़ा ही जबरदस्त रूल है, और जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि इस वक्त जो आर है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ इसको, कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये मिटा देता हूँ ताकि इसी पेज में आपके सामने रहे। रेजिस्टेंस जो है वो इस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
यानी मैं इसको ये कह देता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, या वाइस वर्सा। यानी आप कह सकते हो कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों की बात एक ही है, दोनों का मकसद एक ही है कि दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर वोल्टेज 5 से 10 पे चला गया है, लेट सपोज ये 5 पे था वोल्टेज और ये 10 पे चला गया है, 5 to 10, तो जो रेजिस्टेंस था अगर ये 2 पे था तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 6 पे, 7 पे, 8 पे, ऐसे चला जाएगा, 7 या 8 तक चला जाएगा। ये कैलकुलेशन हमें प्रॉपर बताएगी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इस पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका, कि अब आर का और करंट का, यानी हमने जो पढ़ना है वो तो हमने ये बताना है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। चलो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक चीज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी चीज भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। लेकिन अगर इन्होंने नहीं भी कहा तो हम दूसरा खुद ही डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे स्टेटमेंट के मुताबिक रेजिस्टेंस, दूसरा स्टेटमेंट आया कहां से ये भी बताता हूँ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू करंट। अब देखें जरा गौर करें, मैं दोबारा ये सारी चीज डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक इक्वेशन है लेकिन इसमें स्टेटमेंट्स दो हैं। कैसे स्टेटमेंट्स दो हैं, अभी मैं नीचे लिखता हूँ। एक स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आर जो है वो इक्वल टू है वी के। इस इक्वल टू का मतलब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं यहाँ से कोई सिंबल उठाता हूँ तो इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंसर्ट सिंबल, यस। ये रहा, ये सिंबल आ गया, देखें ए की तरह बना हुआ है लेकिन ए नहीं है ये। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये एक्चुअली इक्वल टू की जगह पे आता है, लेकिन ये हटता है जब तो इक्वल टू ही लगता है, लेकिन इसकी जगह के लगता है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। वो हर चीज का अपना अपना होता है, बड़ा डीप हो जाएगा अगर मैं ज्यादा इसको डिस्कस करूंगा तो। बेटे ये स्टेटमेंट कहता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट इसके अंदर वो कहता है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये डायरेक्टली है या इनवर्सली अभी हमें पता ही नहीं है, 1/I। अब ये देख, अब ये बन गए दो स्टेटमेंट। कैसे दो स्टेटमेंट बने, अब मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बेटे देखें, इस वाली इक्वेशन से मैंने दोनों चीजें अलग अलग कर ली। पहले इसको अलग कर लिया, ये इस शेप में आ गया। मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लगाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसका मतलब ना तो डायरेक्ट है ना इनवर्स है। डायरेक्ट इनवर्स हमें देख के पता चलता है। मैंने अभी भी आपको कहा था जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो डायरेक्ट होती हैं, अगर डिवाइड हो रही हो तो इनवर्स होती हैं। यहाँ पे वी है, वी के साथ कुछ भी नहीं है तो वन है ही है। और वी और वन का रिलेशन क्या है, जब बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि ये जो है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और ये, अब ये देखें यहाँ पे जब मैंने v यहाँ से हटा दिया ऊपर से, इस इक्वेशन से जब मैंने v हटा दिया है यहाँ मैं ले आया हूँ, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, r इज इक्वल्स टू वी तो चला गया, v की जगह बच गया वन, 1/I। तो जब मैं इसको अलग करता हूँ तो ये 1/I ये रहा। अब 1 और I का रिलेशन क्या है, डिवीजन का है, आपको नजर आ रहा है, 1/I मतलब 1/I। तो यहाँ पे जब ये इनका रिलेशन जो है वो डिवाइड का होगा तो ये हो जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है हमें, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये कैसे हमें मालूम होता है। बेटे जब इक्वल टू के बाहर वाली दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों इसके, इस वाली चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और
अगर इस इक्वल टू की इधर वाली चीजें आपस में डिवाइड हो रही हूँ, जैसे नीचे वाली केस में है 1/i, तो इसका मतलब होता है कि ये इसके आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी चीज जो है वो कम होगी। तो ये था इस टॉपिक का, यहाँ पे ये हो गया, और इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि ये स्टेटमेंट इसके साथ मिल जाए। पेज लेआउट, मार्जिन्स को कम करें, यस। ये देखें, अब आपका जो पेज है स्टेबल कंडीशन में आ गया। अब आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो है ये इक्वेशन है, इसको मैंने आपकी बुक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब मैथ सिंपल अप्लाई करके। अब मैंने इसके मालूम मतलब आपको बता दिया कि अगर मैं इसको, इसके दो मतलब हैं, इसमें वोल्टेज के साथ अलग रिश्ता है, करंट के साथ अलग रिश्ता है। जो वोल्टेज के साथ इसका रिलेशन है वो यहाँ आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है, उसके बाद जो करंट के साथ है वो मैंने यहाँ लिख दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। तो जो रिलेशन है इसका वो ये है। ये कहता कौन है कि ये सब ऐसा है? किसने कहा है? हमें हमें ओम ने कहा है। ओम कौन है जी? एक साइंटिस्ट है जिसका ये लॉ है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड रेजिस्टेंस, कि जो वोल्टेज होता है वो इन दोनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब वोल्टेज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और करंट भी बढ़ता है, लेकिन जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो फिर करंट कम होता है। एक कॉमन सेंस की बात है, हमने जब से ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी करंट के अपोज में कोई चीज आ जाएगी तो जाहिर है करंट को स्लो होना पड़ेगा। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि एक पानी का फ्लो हो रहा है किसी वाटर पाइप से जो है, तो उसमें अब क्या होगा, क्या चेंजिंग आएगी अगर हम उसके आगे कोई थंब रख दें, कोई फिंगर रख दें। तो हमने यही जो है वो कंक्लूजन निकाला कि उसका पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और उस पानी के फ्लो के अंदर रुकावट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब उसके अंदर रुकावट आना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका फ्लो जो है वो कम हो गया। सेम इसी तरह से जब रेजिस्टेंस आ जाएगा करंट के फ्लो के दरमियान तो उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो करंट जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस इतना रखा जाता है कि उनके रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट्स के अंदर कुछ चीज जो है वो डैमेज ना हो, किसी को करंट का फ्लो कम ना मिले, जिसको जितने वोल्टेज चाहिए, जिसको जितने एम्पेयर्स चाहिए वो उनको उतने मिले। तो इसलिए हम उनके अंदर एक स्टेबलाइजर यूज करते हैं जो उनको जो है वो करंट की क्वांटिटी जो है वो पूरी करके देता है। हर डिवाइस के अंदर यूजुअली ये चीज होती है। तो जो रिलेशन था उसको मैंने काफी डीपली आपकी क्लास में भी डिस्कस किया था। ये इक्वेशन मुझे याद है कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से 3-4 इसके रिलेशन निकाल के बताए थे। रेजिस्टेंस को अलग किया था, वोल्टेज को अलग किया था, करंट को अलग किया था। मैंने बताया था कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस मालूम करना हो आपने तो वोल्टेज करंट को डिवाइड कर देना है। मैंने कहा था कि अगर वोल्टेज मालूम करना हो तो करंट वहां से यहाँ आ जाएगा तो रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको करंट मालूम करना होगा तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इसको इन्वर्स कर दोगे तो ये वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब ये मैंने सारा कुछ आपको क्लास में करके बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप का टॉपिक भी यहाँ पे क्लोज हो गया। टाइम हमारे पास कम है, तकरीबन 8 मिनट है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। द अबव इक्वेशन शोज दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट, इट इज कॉल्ड ओम लॉ। मैं आपको बता चुका हूँ, इस पेज पे आने से पहले मैं बता चुका हूँ आपको ये क्या होता है। अब हम जल्दी से आते हैं मेजरमेंट के ऊपर। मेजरमेंट का मतलब ये है कि आप कैसे मेजर करोगे करंट को या वोल्ट को, वोल्टेज को या रेजिस्टेंस को। तो इनको जो है वो मेजर करने के लिए, इनकी पैमाइश करने के लिए कुछ डिवाइसेस आती हैं। उन डिवाइसेस में इनके जो नाम हैं वो अकॉर्डिंगली हैं। जैसे अगर आप करंट का अमाउंट मालूम करना चाहते हो कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट का अमाउंट कितना है, तो आप एक एम मीटर इस्तेमाल करोगे। एम मीटर इज द डिवाइस टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसा होता है जी इसकी शक्ल? ये रहा एम मीटर। ये जो सबसे बड़ा है जहाँ पे मैं कर्सर को जो है वो सर्कुलेट कर रहा हूँ,
इसको हम कहते हैं एमीटर। ये बहुत पुराने हैं, अब ये इस्तेमाल नहीं होते। अब ये जो येलो कलर का मीटर है ये इस्तेमाल होता है, दैट इज मल्टीमीटर। अगर आप इसको जूम करके देखें, मैं दिखाना चाहूँ तो तस्वीर में क्लियर तो नहीं है लेकिन आपकी बुक में क्लियर होगा कि यहाँ पे वोल्टेज भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी एरिया में जो है वो एम्पेयर्स होते हैं, और इतने एरिया में ओम होते हैं। तीनों, ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है। आपको जो चीज़ मालूम करनी हो, आप इस जो है राउटर को, इसको आप जो रेगुलेटर है इसको आप जो है वो राउंड करोगे, उस पर लेके जाओगे तो ये आपको मालूम करके बता देगा कि उसमें करंट कितना है या वोल्टेज कितना, जो भी आप मालूम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअली देखना चाहो तो एमीटर जो है वो इस शेप में होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसको हम लगाते कैसे। अगर मेरे पास कोई चीज़ है, कोई सर्किट है, कोई मैंने कोई भी चीज़ खोली हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट कितना है, मैंने स्विच लगा दिया है, उसको मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, तो उसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है शो करने के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप इसको मालूम कैसे करते हो बेटा। तो ये रहा इसका एक डायग्राम है इसकी। जैसे ये देखें, ये वही मल्टीमीटर है जिसको मैं कह रहा था कि आप हर चीज़ मालूम कर सकते हो। ये एम्पेयर का एक ऑप्शन है, ठीक है। और ये यहाँ पे वी वोल्टेज का ऑप्शन है, ये वी वोल्टेज है, और ये करंट है। ये एडिट क्यों नहीं हो रहा? ओके, लीव। तो यहाँ पे ये ओम है, ओके। अब ये कैसे लगाना है, देखें हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा है, लेकिन इस लेसन में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो बेटे याद रखना, जब भी आप करंट मालूम करने जा रहे हो, यानी एम्पियर्स में मालूम करने जा रहे हो, तो आपने इसको लगाना है सीरीज के अंदर लगाना है। देखें ये सीरीज में लगा हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, ये वायर पॉजिटिव जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ से रेड कलर से ये कनेक्टेड है यहाँ से, और फिर ये यहाँ से ब्लैक से कनेक्टेड हुआ, ये ब्लैक वापस आई, और ये इस बल्ब के अंदर, और बल्ब के अंदर से दोबारा से ये कनेक्ट होके कहाँ चली गई, नेगेटिव के अंदर चली गई। तो बेटे ये पूरा का पूरा जो सर्किट है इसको हम कहते हैं सीरीज सर्किट। आपने पढ़ा है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, हर लूप जो है वो इंडिपेंडेंटली दूसरे लूप के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, जैसे भी हो, लेकिन डायरेक्ट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड नहीं होता बैटरी के। इसी तरह से देखें, ये इसका पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, इसका नेगेटिव इस बल्ब के पास जा रहा है। और ये जो मीटर है जिसको हमने ए पे किया हुआ है, इसका मतलब है कि हम एम मीटर इसको बना रहे हैं, इस वक्त हम करंट मालूम कर रहे हैं इस सर्किट का। तो मैंने क्या किया है कि ये यहाँ पे लगाया, और ये ब्लैक जो है इस बल्ब के साथ लगाई, तो ये एक सीरीज सर्किट बन गया। जब भी आप किसी सर्किट का करंट मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे जो मीटर इस्तेमाल करोगे, एम मीटर हो चाहे वो मल्टी मीटर हो, आप उसको सीरीज में लगाओगे। सीरीज में लगाने का मकसद ये कि एक एंड उसका जो है वो सोर्स जो है उसकी तरफ से आने वाली चीज के साथ कनेक्टेड होगा, और दूसरा एंड जो होगा वो दूसरी तरफ से आने वाली चीज के साथ कनेक्टेड होगा, जो कि इंडिविजुअली जो है वो चेन की तरह कनेक्टेड हो। अगर बल्ब के साथ कोई और चीज, एक और लेट सपोज बल्ब कनेक्टेड होता, तो आप उसके एंड के साथ इसको ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने कनेक्ट करना है। सिंपली दोबारा सुन लें कि जब भी आप करंट को मालूम करोगे, तो आप जो एम मीटर लगाओगे वो किस में लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, it is connected to the circuit in series so that the full current passes through it. An ammeter does not change the amount of current in circuit because it has very low resistance. इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता सर्किट के अंदर, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सेम इसी तरह से वोल्ट मीटर जो है आप इसको लगाओगे पैरेलल कंडीशन में। मैं पैरेलल की एग्जांपल आपको यहाँ पर दे देता हूँ, टाइम बहुत कम है, हो सकता है आज क्वेश्चंस ना ले सकूं, ट्राई करूंगा। ये रहा पैरेलल का डायग्राम आपके सामने आ गया। इसमें लिखा है ये वोल्ट मीटर हमने कैसे लगाया। पहले वाली जो डायग्राम थी वो बता रही थी कि आपने एमीटर कैसे लगाना है। यहाँ पे वोल्ट देखो, ये पैरेलल लगा हुआ है, इसका डायरेक्ट एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ है, और अलग से कनेक्टेड है, जैसे हम पैरेलल सर्किट्स को पढ़ते आ रहे हैं। ये पैरेलली कनेक्टेड है, और वो जो था वो सीरीज में कनेक्टेड था, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये आपका लेसन है। तो बेटे याद रख लो डेफिनेशन से ही कि एमीटर जो एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट मालूम करती है, और ये उस सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट होती है। इसी तरह से जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मालूम करता है, और ये कनेक्टेड होता है
पैरेलल कंडीशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मल्टीमीटर की हिंट दी हुई है, तो मल्टीमीटर बटा ये होता है कि मल्टीमीटर के अंदर मल्टी का मतलब है कि ज्यादा। आप रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हो, आप वोल्टेज भी मालूम कर सकते हो, और आप जो है वो करंट भी मालूम कर सकते हो, स्मॉल करंट्स लिखा हुआ है। हाँ, रेजिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं? रेजिस्टेंस आप चाहे सीरीज में लगाएं चाहे पैरेलल में लगाएं, किसी भी जो है वो ओम मीटर को, जो रेजिस्टेंस मालूम करने वाली डिवाइस है, यहाँ पे मेरे ख्याल से मेंशन नहीं है, नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओहम मीटर, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो ओहम है, तो इसको हम कहते हैं ओहम मीटर। ओहम मीटर से आप रेजिस्टेंस मालूम करते हो, एम मीटर से आप करंट मालूम करते हो, और वोल्ट मीटर से आप